लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। 7,000 नुक्कड़ कार्यक्रम का होगा आयोजन। देहरादून से पकड़ा गया आईएसआईएस एजेंट हासिम फारूकी का देहरादून कनेक्शन। आईईडी ब्लास्ट की रच रहे थे साजिश। मंगलौर में त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट। सीओ ने की ग्रामीणों के साथ बैठक। होली और रमजान को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी राज्य भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 23 मार्च को सरकार के 2 साल पूरे हो रही है। इस अवसर पर पार्टी की ओर से सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। अभी फोकस करने जा रहे हैं। एक तो उत्तराखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 23 मार्च। तो 23 मार्च को हमने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता के साथ ही बड़ी बड़ी गोष्ठियां भी जिला मुख्यालयों पर होंगी। हमारी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, 19 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर 23 तारीख को रहेंगे और सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उन पर वहां चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से कांग्रेस की 3 सीटों पर नामांकन हुआ है। 26 और 27 मार्च को प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। टिहरी से जोत सिंह गुनसोला अपना नामांकन भरेंगे। वहीं पौड़ी गढ़वाल से गणेश गोदियाल अपना नामांकन भरेंगे। अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा अपना नामांकन भरेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तमाम लोग अपने नामांकन भरने वाले हैं। देहरादून से कांग्रेस की 3 सीटों पर नामांकन होगा और 26-27 मार्च को प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। टिहरी से जोत सिंह अपना नामांकन भरने वाले हैं, तो वहीं पौड़ी गढ़वाल से गणेश गोदियाल अपना नामांकन भरेंगे। अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। कांग्रेस की 3 सीटों पर नामांकन होगा और 26-27 मार्च को प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। टिहरी से जोत सिंह गुनसोला नामांकन भरेंगे। पौड़ी गढ़वाल से गणेश गोदियाल अपना नामांकन भरेंगे। साथ ही अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा अपना नामांकन भरेंगे। कांग्रेस की 3 प्रत्याशी अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। 26-27 मार्च को प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। टिहरी से जोत सिंह अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल से गणेश गोदियाल अपना नामांकन भरेंगे। वहीं अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा अपना नामांकन भरेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान को धार देने में लगी है। इसी क्रम में बीजेपी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक प्रदेश में बड़ी चुनावी सभाओं के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई वर्चुअल बैठक की जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में बड़ी जनसभाओं के अलावा नुक्कड़ सभाओं को भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसके तहत प्रति विधानसभा 100 के अनुसार कुल 7,000 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन नुक्कड़ सभाओं में हर सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग थी और बड़ी सभाओं के साथ नुक्कड़ सभाओं को बहुत महत्व दिया गया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। लगभग 70,000 7,000 प्रत्येक 100 और लगभग 7,000 नुक्कड़ सभाएं हमारी पूरे प्रदेश के अंदर होंगी। 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम हम निर्धारित किया है। नुक्कड़ सभा में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को रहना है। पौड़ी लोकसभा से टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पहली बार गोपेश्वर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अनिल बलूनी ने गोपेश्वर महाविद्यालय से गोपीनाथ मंदिर तक रोड शो किया। रैली के दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रैली में पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से बीजेपी गढ़वाल लोकसभा सीट से विजय होगी।
जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ से निकल के अब जनता ने इसको ले लिया और जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जनता घरों से बाहर निकल रही है, लोग खुद बाहर निकल के और पूरी तरीके से चुनाव में इन्वॉल्व हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता ने तय कर लिया कि 400 पार करा दें। पूर्व सीएम और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना कर अपने पितरों, इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर डिजिटल नामांकन के लिए मां गंगा के द्वार हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। त्रिवेंद्र सिंह ने अपना नामांकन भरा है, डिजिटल के माध्यम से उन्होंने नामांकन दिया है। वहीं आपको बता दें कि नामांकन लेने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करके अपने पितरों के आशीर्वाद लिए हैं, साथ ही और भगवान के आशीर्वाद लिए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब किया है, जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब समय पर देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इस वजह से उनके नामांकन में कोई दिक्कत आए। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि गणेश गोदियाल चुनाव में सहानुभूति हासिल करने के लिए इनकम टैक्स के नोटिस का रोना रो रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट के इन आरोपों पर गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट आयकर नोटिस को पुराना बता रहे हैं, जबकि यह नोटिस उन्हें 19 मार्च को जारी किए गए हैं। वहीं नहीं, आयकर विभाग के 3 अधिकारियों ने उनके मुंबई स्थित घर पर पहुंचकर नोटिस थमाया है। इस दौरान अधिकारियों ने जो कुछ कहा उसे वो सार्वजनिक भी नहीं कर सकते हैं। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो बातें वहां मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। भाई राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए। इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना चाहिए। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक ली। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर सभी कुलपतियों द्वारा किए जा रहे शोध विषयों पर अपने अपने प्रस्तुतिकरण दिए गए। बता दें कि पूर्व में राज्यपाल द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को राज्य हित में योगदान के लिए 1 साल तक अपने गहन शोध के माध्यम से अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अपने शोध के विषय चयन किया गया है। इस संबंध में सभी कुलपतियों द्वारा वर्तमान तक की प्रगति का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया गया। महाविद्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने बैठक की है और उसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। शासन के उच्च अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और विश्वविद्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम में ज्यादातर कर्मचारियों की निर्वाचन में ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि कुल नियमित और संविदा के 133 कर्मचारियों के निर्वाचन में ड्यूटी लगाई गई है। वहीं ड्यूटी लगाई जाने से हाउस टैक्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई व्यवस्था से लेकर अतिक्रमण पर कार्यवाही और सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के नगर निगम के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इन सबसे कामकाज प्रभावित हो रहा है। 133 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने पर उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और सभी कामकाज जो है बुरी तरह से प्रभावित होने लगा था, जिसके बाद 133 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सभी को काम शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। असम से पकड़ा गया आईएसआईएस के एजेंट हासिम फारूकी का राजधानी देहरादून से कनेक्शन निकला है। बता दें कि वो यहां के रहने वाले एक यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक वो बीते 10 साल से देहरादून नहीं आया है। केंद्रीय एजेंसी कई बार उसके बारे में पता करके देहरादून आ चुकी है। बताया जा रहा है कि उसका पिता भी कई दिनों से गायब है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि दोनों आईएसआईएस के बेहद खूंखार सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक फारूकी और उसका दोस्त दोनों देश के अंदर आईएसआईएस का जाल फैलाने और लोगों को भर्ती करने की साजिश में संलग्न थे। इसके साथ ही टेस्ट फंडिंग और देश में कई जगहों पर आईईडी ब्लास्ट की साजिश भी रच रहे थे। इस मामले पर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हासिम के पिता एक यूनानी है और यूनानी दवाखाना चलाते हैं और इतना ही नहीं, एसटीएफ भी काफी लंबे समय से हासिम के पिता के संपर्क में था और उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। असम के धबुरी जिले में जो है आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कर हुई थी, जिसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से ना कभी आया है, ना फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था, इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया, लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा। होली पर्व और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। सीओ मंगलोर ने कोतवाली में होली के त्योहार और रमजान को लेकर ग्रामीणों की बैठक की। इस दौरान सीओ ने त्योहार और पवित्र रमजान को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। होली का त्योहार निकट है और उसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि सीओ ने भी ग्रामीणों के साथ बैठकर चर्चा की है और बैठक में उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्हें शांतिपूर्वक होली का त्योहार बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आज ये कोतवाली मंगलौर में जो आसपास के गांव के प्रधान हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, पूर्व प्रधान साहिबान हैं, सबकी एक मीटिंग ली गई थी और मीटिंग का उद्देश्य है जो होली, रमजान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक अपील थी हमारे द्वारा कि इसमें शांतिपूर्ण तरीके से होली का, रमजान का त्यौहार मनाया जाए और एमसीसी जो वायलेशन है उस पर भी सख्ती से एक बार एक हमने गाइडलाइन आपको दी है। इसमें सभी का सहयोग भी और साथ साथ ये भी मैसेज दिया गया कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। होली को लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। आपको बता दें कि नवनियुक्त एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि होली के पर्व को देखते हुए जनपद के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही होली पर्व से 2 दिन पहले संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा बैठक भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि खलल डालने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व में जो हमारी सेंसिटिव एरियाज रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, ऐसे एरियाज को जो है हम लोग क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं वो एरियाज, ऐसे एरियाज में डिप्लॉयमेंट हम लोग बढ़ाते हैं और होली पर्व से पहले जितने भी हमारी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ बैठकें भी होती हैं। वो होली के पर्व से लगभग 2 दिन पहले हम लोग मीटिंग्स करेंगे और जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से शराब सप्लाई कर रहे युवक को कैलाश गेट से गिरफ्तार किया है।
जिसके कब्जे से पुलिस ने 3 पेटी शराब बरामद की है। आरोपी ऋषिकेश का रहने वाला है। इस मामले पर प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि एसएसपी नवदीप सिंह के निर्देश पर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कैलाश गेट चौकी के पास तैनात पुलिस टीम ने बिना नंबर प्लेट की स्कूटी को चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर स्कूटी पर रखी गई पेटियों में पुलिस को शराब बरामद हुई, इसलिए पुलिस ने स्कूटी सवार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो कि बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर शराब की तस्करी करता था। वहीं आपको बता दें कि आचार संहिता भी लग चुकी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और इसी दौरान चेकिंग करते हुए एक बिना नंबर प्लेट वाले तस्कर को गिरफ्तार किया, जो बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी से शराब की तस्करी कर रहा था। जब उसकी चेकिंग की गई तो स्कूटी पर पुलिस को अवैध रूप से शराब मिली है। सील्ड से लगातार घट रही झील की जल धारण क्षमता लगभग 3 दशकों से झील की सफाई अधर पर अटकी हुई है। इस साल मार्च के महीने में ही पानी का जलस्तर गिरने से एक छोर से झील में मिट्टी के डेल्टा दिखने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोग में पर्यटन कारोबारी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वहीं भोमताल पर्यटक के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटन छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं और हर साल झील में भर्ती गाद और सील्ड से अब स्थानीय निवासी व पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग चिंतित दिखाई देने लगे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार जिला प्रशासन की अवगत कराने के बावजूद कोई भी ध्यान यहां नहीं दिया जा रहा है। ये पर्यटक की जगह है, लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी का कम होना एक चिंता का विषय बन चुका है, जिस पर आपको बता दें कि कई बार कार्रवाई करने की मांग भी की जा चुकी है, लेकिन कोई प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहीं अब मांग फिर से की जा चुकी है कार्रवाई करने की। 3 दशकों से ये झील यहाँ पर है और इसका पानी कम होते दिखाई दे रहा है, जिससे कि व्यापारियों के और पर्यटकों को आने के लिए यहाँ पर अब झील की खूबसूरती में कमी आने लगी है और झील के पानी कम होने से लोगों में चिंता भी बढ़ने लगी है। भीमताल झील का देखा जा रहा है सन 1988 के बाद इस झील के लिए कोई पैसा घात खाद मिट्टी सफाई के लिए कोई पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है शासन से। तो आज 3 दशक से भीमताल झील को घात मिट्टी निकासी का इंतजार है। दिनों दिन झील की जल स्टोरेज क्षमता कम हो रही है, क्योंकि नीचे घात खाद मल्लीदाल छोर में पूरी भर गई है। इसके लिए हमने पिछले 7 सालों में कई प्रयास किए। कई बार हमने जिलाधिकारी थ्रू राज्य और केंद्र सरकार को ज्ञापन भिजवाए कि इसके लिए पैसा स्वीकृत हो, लेकिन नहीं हो पाया कि ये जो डैम मध्य विकास कार्यों किए जा रहे हैं, इन्हीं के मध्य में झील की घात खाद मिट्टी निकासी के लिए भी योजना रखी जाए, ताकि इस वर्ष भीमताल झील की घात खाद मिट्टी निकासी निकल जाए और झील की जल स्टोरेज क्षमता इससे बढ़े और यहाँ के जल स्रोतों को जो है उनके लिए जीर्णोद्धार हो, उन पर काम हो। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी से पूर्व विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनौल्टी के विधानसभा चुनाव लड़े थे। इस दौरान महावीर सिंह रांगड़ ने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने फिर से बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी इस दौरान मौजूद रहे। महावीर सिंह रांगड़ ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके घर वापसी होने पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। बीजेपी में वापस लौटने पर कार्यकर्ताओं में खासा खुशी का माहौल देखने को मिला। बीजेपी में कई लोग वापस शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। तब इसी में अब एक और कार्यकर्ता जो कि वापस बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने बताया कि वो बीजेपी के कार्यप्रणाली से प्रभावित है, बीजेपी के कार्य से प्रभावित हैं, इसलिए वो बीजेपी वापस ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी को वापस ज्वाइन करने पर वहां पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया है।
लोग उनके वापस आने पर खुशी मना रहे हैं और कार्यकर्ताओं में खासा खुशी का माहौल देखा गया इस दौरान। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, वर्षों संघ विचार से जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप उन परिस्थितियों के कारण पार्टी से बाहर होना पड़ा। आज पूरा देश ही पूरा विश्व भगवामय हो चुका है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण, एक सुनामी देश के अंदर चल रही है, 400 प्लस के नारा के साथ सब लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, तमाम साथी यहाँ पे उपस्थित, धन्यवाद। आपके साथ कई लोग चले गए थे, क्या वो सारे लोग आज वापस पार्टी में हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि सूचना कल दोपहर के बाद प्राप्त हुई कि आपको तत्कालिक कल सम्मिलित होना है। कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का पेच फंसा हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश के हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना है, तो वहीं प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि 1 से 2 दिनों में दोनों लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, लेकिन इस बीच कांग्रेस जल्द अब प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है, इस पर भी घोषणा की गई है। हरिद्वार और नैनीताल पर पेंच फंसा हुआ है। करण महरा का भी इस पर बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी, लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस में किसी भी नाम का जो है फाइनल नहीं हो पाया, किसी भी नाम के लिए फाइनल नहीं हो पाया है, इसलिए अभी तक जो है घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जल्द से जल्द कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, इसके बारे में करण महरा ने जानकारी दी है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर पेंच फंसा हुआ है और इस सीट को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर सघन कर रही है और जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर सकती है। देखिए, इसका उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता है पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे और मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीजें हो जाएंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।